वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 128 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्शन के समय डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए कॉपीइंग। डीएनए के पास प्रोटीन बनाने का सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है और ये प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के बॉडी को डिज़ाइन करता है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक स्पेसिफिक बॉडी के डिज़ाइन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए कॉपीइंग के कारण सेम अमाउंट का डीएनए पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से डॉटर सेल प्रोटीन बनाने के सभी इंफॉर्मेशन को पेरेंट सेल से रिसीव करता है, जिसके कारण ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से बिल्कुल सेम दिखाई देता है। अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो सेम अमाउंट का डीएनए पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसके कारण ऑफ स्प्रिंग के बॉडी का डिज़ाइन अपने पेरेंट से सिमिलर नहीं होगा। इस तरह से डीएनए कॉपिंग हर एक जेनरेशन में स्पेसीज के कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पेसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। क्यों वेरिएशन स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशन इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हो। जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करता है। यानी अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होगा, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म के जीन में वेरिएशन होने के कारण ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाएगा। इस तरह से वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन इतना ड्रास्टिक होता है कि नया डीएनए अपने सेलुलर एपरेटस के साथ में काम नहीं कर सकता है, जिसके कारण न्यू बॉर्न इंडिविजुअल मर जाते हैं। यानी जेनेटिक वेरिएशन कुछ ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कुछ बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में रहते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ वेरिएंट बैक्टीरिया ही, यानी जिन बैक्टीरिया में हीट रेसिस्टेंट की कैपेसिटी प्रोड्यूस हुई है, वही सर्वाइव करेंगे और अधिकांश बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे। अगर किसी भी बैक्टीरिया में जीन में वेरिएशन नहीं होता तो कोई भी बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता और सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। यानी बैक्टीरिया की पूरी स्पेसीज ही खत्म हो जाती, क्योंकि वेरिएशन के कारण कुछ बैक्टीरिया जीवित है, इसलिए वेरिएशन बैक्टीरिया की स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल है। यानी वेरिएशन स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन कभी कभी जेनेटिक वेरिएशन इतना ड्रास्टिक होता है कि न्यू इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस तरह से वेरिएशन स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशन इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हो। कुछ इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन बेनिफिशियल हो सकता है और कुछ इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन हार्मफुल हो सकता है। पेज नंबर 133 का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड करता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस सेवरल टाइम्स डिवाइड करता है। सेकेंड डिफरेंस है बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल से सिर्फ दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से बहुत अधिक डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। थर्ड डिफरेंस है बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और फोर्थ पॉइंट है बाइनरी फिजन में सेल के बाहर चारों ओर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में सेल के बाहर चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट प्रेजेंट रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होगा तो इससे ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट होगा। स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजा में प्रेजेंट रहता है।
अगर एक ऑर्गेनिज्म स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होगा तो इससे बहुत से बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है स्पोर्स के चारों ओर थिक वॉल की कवरिंग होती है जो स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन यानी वाटर के लॉस होने के कारण स्पोर्स का डेथ भी हो सकता है, लेकिन स्पोर्स के चारों ओर थिक वॉल प्रेजेंट होने के कारण स्पोर्स का डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इस तरह से स्पोर्स ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है। सेकेंड बेनिफिट है एक सिंगल स्पोरेंजिया में लार्ज नंबर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से एक बार में बहुत अधिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। और थर्ड बेनिफिट है फेवरेबल कंडीशन के समय स्पोरेंजिया फट जाता है, स्पोर्स बाहर चला आता है और नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। जब स्पोरेंजिया फटता है और स्पोर्स बाहर चला आता है तो ये स्पोर्स विंड के द्वारा बहुत दूर के प्लेस तक कैरी किया जाता है, यानी स्पोर्स के कारण न्यू ऑर्गेनिज्म दूसरे एरिया में मूव करता है। इसलिए स्पोर्स डिस्पर्सल के लिए भी बेनिफिशियल होता है। थर्ड क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन के द्वारा नए इंडिविजुअल को जन्म क्यों नहीं दे सकते। रीजनरेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फ्रैगमेंट यानी बॉडी के टूटे हुए पार्ट से ही नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। ये प्रोसेस सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही होता है, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ एक तरह के ही सेल से मिलकर बना होता है और इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है। इसलिए सिंपल ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सिर्फ एक फ्रैगमेंट ही नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। लेकिन अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिर्फ बॉडी का एक फ्रैगमेंट ही इतने अधिक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन के द्वारा नए इंडिविजुअल को जन्म नहीं दे सकता। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ क्यों किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट के पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम्स और लीफ से एप्रोप्रिएट कंडीशन में नए इंडिविजुअल यानी नए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इस मेथड से कई प्लांट्स को ग्रो किया जाता है क्योंकि इस मेथड के कुछ एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इस मेथड के द्वारा प्लांट को ग्रो करने से प्लांट में फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड एडवांटेज है जिन प्लांट्स में सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, यानी जिन प्लांट्स में सीड प्रेजेंट नहीं होता है जैसे ऑरेंज, बनाना या रोज़, उन्हें इस मेथड के द्वारा ग्रो किया जा सकता है। थर्ड बेनिफिट है इस मेथड के द्वारा जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। और फोर्थ बेनिफिट है रिप्रोडक्शन के लिए ये एक इजी, रैपिड और इकोनॉमिकल मेथड है, यानी इस मेथड के द्वारा कम पैसे में अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई इज डीएनए कॉपीइंग एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए डीएनए कॉपीइंग क्यों जरूरी है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और ये ऑर्गेनिज्म के सभी तरह के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। रिप्रोडक्शन के समय सेल कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के 2 आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करता है। इनमें से डीएनए का एक कॉपी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और इस तरह से ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है, यानी ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट के सभी कैरेक्टरिस्टिक को रिसीव करता है। इसलिए डीएनए कॉपीइंग हर एक जनरेशन में स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है और ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। पेज नंबर 140 का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है पॉलिनेशन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है और ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड स्टेप है और ये पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद में होता है। सेकेंड डिफरेंस है
पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट प्रोड्यूस होता है। और थर्ड डिफरेंस है पॉलिनेशन कुछ एजेंट जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड के द्वारा होता है, यानी विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड के द्वारा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए पॉलिनेशन के बाद यानी जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को ओव्यूल तक कैरी करता है और ओव्यूल में मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड है और ये यूरिनरी ब्लैडर के नज़दीक में प्रेजेंट रहते हैं। ये दोनों ग्लैंड फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और इनका सिक्रीशन फॉलोइंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट है इनका सिक्रीशन स्पर्म के इजी ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्मूथ फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंड है इनका सिक्रीशन स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और थर्ड है इनका सिक्रीशन स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के समय गर्ल्स में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। पुबर्टी के समय गर्ल्स में फॉलोइंग चेंजेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है। सेकेंड, ब्रेस्ट के टिप यानी निपल के चारों ओर का स्किन डार्क होने लगता है। थर्ड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और फोर्थ, आर्म पिट के नीचे और प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर के बॉडी में एम्ब्रियो का नरिशमेंट कैसे होता है। मदर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट प्रोड्यूस होता है। जायगोट डिवाइड करता है और मल्टी सेल एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिनों के बाद एम्ब्रियो का यूटेरस के लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होता है, जहां एम्ब्रियो कंटिन्यूस ग्रो करता है और फीटस में डेवलप हो जाता है। ग्रोइंग एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मदर के ब्लड से एक स्पेशल टिश्यू से रिसीव करता है। इस स्पेशल टिश्यू का नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा यूटेरस के वाल में इम्बेडेड रहता है। प्लासेंटा में विलाई प्रेजेंट रहता है और विलाई अपने चारों ओर मैटरनल ब्लड यानी मदर के ब्लड से घिरा हुआ होता है। विलाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इस तरह से प्लासेंटा एक ऐसा टिश्यू है जिसके द्वारा एम्ब्रियो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को रिसीव करता है और विलाई न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। मदर के बॉडी में चाइल्ड के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए 9 महीने का समय लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अगर एक वुमेन कॉपर टी यूज़ कर रही है तो क्या कॉपर टी वुमेन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। एक कॉपर टी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूटेरस में प्लेस्ड किया जाता है, क्योंकि कॉपर टी स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है और इस तरह से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। लेकिन कॉपर टी मेल और फीमेल इंडिविजुअल के फ्लूइड को मिक्स होने से प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि 1000 स्पर्म सेमेन यानी फ्लूइड के साथ फीमेल बॉडी में इंटर होता है और फ्लूइड के साथ डिजीज भी मेल इंडिविजुअल से फीमेल इंडिविजुअल के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए कॉपर टी वुमेन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। बर्डिंग के प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑप्शन ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमानिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के प्रोसेस से ईस्ट में होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट में
बर्ड एक आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होता है। जब ये बर्ड फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से अलग होकर नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं बर्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन ह्यूमन बींग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए ओवरी, बी यूटेरस, सी वास डिफरेंस और डी फैलोपियन ट्यूब। यहाँ ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, लेकिन वास डिफरेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन ए सीपल्स, बी ओव्यूल, सी पिस्टिल और डी पॉलन ग्रेन्स। सीपल्स फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट है और ये ग्रीन कलर में होता है। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन के एंथर में प्रेजेंट रहता है। स्टामेन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और एंथर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहता है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अधिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। इसलिए जो ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन दिखाई नहीं देता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी यहाँ मेल और फीमेल पेरेंट के गैमेट का फ्यूजन होता है और नए ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल पेरेंट के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए ऑफ स्प्रिंग अपने किसी भी पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है और ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होता है और जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस है, क्योंकि जब किसी पॉपुलेशन में कई जनरेशन तक जेनेटिक वेरिएशन होता है तो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। सेकेंड एडवांटेजेस है, जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करता है। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के जीन में वेरिएशन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाएगा और मर जाएगा। इस तरह से जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। और थर्ड है, जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को डिजीज और पैरासाइट से रेसिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये पेनिस के पीछे स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है और सेकेंड, ये मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस फीमेल में होता है। इस प्रोसेस में यूटेरस की लाइनिंग झड़ने लगती है और ये ब्लड और म्यूकस के रूप में वैजिना के द्वारा बॉडी से बाहर चला आता है। ये प्रोसेस हर महीने होता है क्योंकि हर महीने ओवरी एक एग रिलीज करता है और यूटेरस भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए यूटेरस की लाइनिंग थिक होती है और इसमें बहुत अधिक अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा और अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा
तो यूटेरस के लाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसके कारण यूटेरस के लाइनिंग धीरे धीरे टूटने लगेगा और ये ब्लड और म्यूकस के रूप में वैजिना के द्वारा बॉडी से बाहर चला आएगा। इस तरह से मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हर महीने होता है अगर एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। 7 क्वेश्चन है, ड्रॉ और लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम बनाना है और उसे लेबल करना है। ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम है। फ्लावर 4 भागों से मिलकर बना होता है, सीपल, पीटल, स्टामेन और पिस्टिल। सीपल फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट है और ये ग्रीन कलर में होता है। पीटल ब्राइट कलर में होता है और ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। स्टामेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक है और एंथर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहता है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और पॉलन ट्यूब स्टाइल से होकर ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है और इस तरह से प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन का फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल बैरियर। इस मेथड में कुछ फिजिकल डिवाइसेस जैसे कॉन्डोम्स और सर्विकल कैप के यूज़ के द्वारा एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ कॉन्डोम्स का यूज़ पेनिस को कवर करने के लिए और सर्विकल कैप का यूज़ वैजिना को कवर करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण स्पर्म वैजिना में इंटर नहीं होता है और एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। इस तरह से कॉन्डोम्स और सर्विकल कैप एक मैकेनिकल बैरियर के रूप में काम करता है। सेकेंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इस मेथड में ओरली यानी मुंह से कुछ ड्रग्स को लिया जाता है। ये ड्रग्स ओव्यूलेशन यानी एग को ओवरी से रिलीज होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए अगर एग ओवरी से रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। थर्ड है सर्जिकल मेथड। इस मेथड में स्पर्म के ट्रांसफर को रोकने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वास्ट डिफरेंस में सर्जरी के द्वारा ब्लॉक किया जाता है और एग स्पर्म तक ना पहुँचे, इसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में सर्जरी के द्वारा ब्लॉक किया जाता है, जिसके कारण एग फैलोपियन ट्यूब में मूव नहीं कर पाता है और स्पर्म तक नहीं पहुंचता है। फोर्थ है इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक प्लास्टिक और कॉपर से बना हुआ टी शेप डिवाइस है। इस डिवाइस को प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूटेरस में प्लेस किया जाता है। ये डिवाइस स्पर्म के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण स्पर्म एग तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि स्पर्म यूटेरस से होकर फैलोपियन ट्यूब तक मूव करता है। अगर यूटेरस ब्लॉक होगा तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा और इस तरह से एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। 9th क्वेश्चन है, हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, इसलिए सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एसेक्सुअल मेथड जैसे बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस में नए इंडिविजुअल का जन्म सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन से होता है। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, वे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। 10th क्वेश्चन है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। रिप्रोडक्शन स्पेसीज के पॉपुलेशन को
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में कैसे हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से सेम दिखाई देते हैं। जैसे कैट से कैट और ह्यूमन बीइंग से नए ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन अर्थ में स्पीशीज की कंटिन्यूटी और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से नए ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के डेड ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करते हैं। अगर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे तो सभी ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद स्पीशीज खत्म हो जाएगा। स्पीशीज की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर होना चाहिए। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से अधिक होगा यानी अधिक ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा और कम ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा। और अगर बर्थ रेट डेथ रेट से कम होगा यानी कम ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा और अधिक ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो स्पीशीज का पॉपुलेशन कम होने लगेगा। इस तरह से रिप्रोडक्शन स्पीशीज के पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ इन फॉलोइंग रीजन से किया जाता है। फर्स्ट है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड, पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। और फोर्थ, फैमिली प्लानिंग के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि पेरेंट कितने बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे और दो बच्चे के बीच में कितने साल का डिफरेंस होगा।